Hello friends, welcome to your channel We Success Journey. This is Shikha Jain and today we will study chapter 1 of class 10, that is chemical reactions and equations. अगर हम डेली लाइफ के अपनी सिचुएशंस देखें तो क्या होता है, जब मिल्क हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, गर्मियों में हम बाहर रख कर छोड़ देते हैं, या आयरन तवा पेल या नेल जो होती हैं, आयरन नेल्स जो होती हैं उनको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ग्रेप्स अगर फर्मेंट हो जाते हैं फूड कुक होने के बाद, फूड डाइजेस्ट होने के बाद, और जब हम रेस्पायर करते हैं, सब सिचुएशंस में जब नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस है समवट चेंज। जो नेचर है इनिशियल सब्सटेंसेस मतलब जो शुरुआत में थे सब्सटेंसेस, उनकी नेचर चेंज हो जाती है और उनकी आइडेंटिटी भी। हमने पिछले चैप्टर्स में प्रीवियस क्लासेस में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये सब जानने के लिए हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1। दिस एक्टिविटी नीड्स क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट्स विद सैंड पेपर। हमें सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करना है और उसको टोंग की हेल्प से होल्ड करना है और उसको स्पिरिट लैम्प में या बर्नर में उसको बर्न करना है हमें, और उसकी जो ऐश कलेक्ट होगी वो हमें वॉच ग्लास में लेनी है। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन है वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम रिबन जो हमने लिया था और ऑक्सीजन एयर से उसने लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। एक्टिविटी 1.2 में हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें हमने पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन डाला है। एक्टिविटी 1.3 में हमने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लिए कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। अब हमें देखना है कि क्या जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ हो रहा है या फिर कॉनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब में उसके टेम्परेचर में कोई चेंज है। इन एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमिन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इन सिचुएशन से हमें पता लगेगा कि क्या केमिकल रिएक्शन हुए हैं, क्या चेंजेस कोई मैटर की स्टेट में चेंज हुआ है या किसी सब्सटेंस के कलर में चेंज हुआ है, कोई गैस इवॉल्व हुई है या कोई टेम्परेचर में चेंजेस हुए हैं क्या। अगर हम अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा कि जब मैग्नीशियम हमने बर्न करा तो वो ऑक्सीजन में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में टर्न हो गया। अगर हम इसको सेंटेंस में डिस्क्राइब करें तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसे हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। वर्ड इक्वेशन अगर उस रिएक्शन की हम लिखें तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डेट इज़ रिएक्टेंट्स इनटू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड डेट इज़ प्रोडक्ट। जो जिन सब्सटेंसेस का केमिकल चेंज होता है रिएक्शन में उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो सब्सटेंसेस है जिनका केमिकल चेंज हुआ है, तो इसलिए रिएक्टेंट्स हैं। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन में, तो वो प्रोडक्ट है। और जो वर्ड इक्वेशन है इसमें जो एरो शो करता है वो प्रोडक्ट की तरफ शो करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। द रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट ऑन द राइट रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स उसमें प्लस का मार्क बीच में लगा के, और प्रोडक्ट्स हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स उनमें प्लस का मार्क हम बीच में साथ में लगाते हैं। एरो हेड को हम प्रोडक्ट्स की तरफ टुवर्ड्स करते हैं, पॉइंट करते हैं और उसकी डायरेक्शन हम बताते हैं रिएक्शन की। नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे, क्या इससे भी शॉर्टर वे में हम केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं और जो प्रोडक्ट है उनका अगर हम केमिकल फार्मूला लिखो तो ये केमिकल इक्वेशन और भी कंसाइज लिखी जा सकती है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन को शो करती है। अगर हम इसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे, जो हमने अभी जिसकी केमिकल इक्वेशन लिखी थी वो हो गई Mg प्लस O2 गिव्स MgO, डेट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड।
काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। लेकिन जो हमने LHS की साइड जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और RHS की तरफ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, अनबैलेंस होगी, क्योंकि मास दोनों साइड सेम नहीं होगा। सच अ केमिकल इक्वेशन इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। Now balance chemical equations. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. Chemical reaction में ना कोई मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। टोटल मास जो एलिमेंट्स का प्रेजेंट जो होता है प्रोडक्ट्स में ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो टोटल मास जो एलिमेंट्स का रिएक्टेंट्स में होता है वो इक्वल होने चाहिए। जो हमारे को प्रोडक्ट मिले उनका मास और जो रिएक्टेंट्स का मास था वो सेम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के वो सेम होने चाहिए बिफोर आफ्टर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो वर्ड इक्वेशन एक्टिविटी 1.3 की वो इस तरह लिखेंगे हम, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हम इस वर्ड इक्वेशन में देखते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या बोथ साइड्स सेम है। अब हम LHS में अगर देखें तो जिंक का 1 एटम है, RHS में भी 1 है, हाइड्रोजन का 2 है LHS में भी और RHS में भी, ऐसी सल्फर का 1 एटम LHS में, 1 एटम RHS में, और ऑक्सीजन के बोथ साइड्स 4 एटम है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एरो, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, अगर हम ये देखें Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना है क्योंकि इनके आइटम्स वो नंबर ऑफ आइटम्स जो एलिमेंट के वो सेम नहीं है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे फॉर्मूले के ईच फॉर्मूले के अराउंड। फिर हम लिस्ट करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इस बैलेंस इक्वेशन में। जैसे Fe के LHS की तरफ 1 एटम है लेकिन RHS की तरफ 3 है। ऐसे ही हाइड्रोजन के LHS में 2 है, RHS में 1 है, ऑक्सीजन के 1 है LHS में और RHS में 4 है। हम बैलेंसिंग ज़्यादातर उन कंपाउंड से शुरू करते हैं जिनके नंबर ऑफ आइटम्स मैक्सिमम है। वो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो हम इसमें एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स है। जैसे Fe3O4 अगर हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसमें 4 ऑक्सीजन आइटम्स है RHS में, लेकिन LHS में 1 ही ऑक्सीजन आइटम है। तो उनको बैलेंस करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, हम उसको जो रिएक्टेंट्स में 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ आइटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। हम इनके जो फॉर्मूला है केमिकल कंपाउंड्स का या एलिमेंट्स का उसको हम ऑल्टर नहीं करेंगे। इनको बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। जैसे हमने H2O के पहले 4 लगा दिया, हम H2SO4 H2O का H2O4 नहीं कर सकते, हम H2O के पहले 4 लगा सकते हैं। तो हमने एक स्टेप करा है, हमने H2O के पहले कोएफिशिएंट लगा दिया 4। अब इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं LHS और RHS दोनों बराबर हो गए हैं। Fe और HM एटम्स बैलेंस नहीं है, तो उनको भी बैलेंस करने के लिए हम इससे उनके एटम्स कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 8 एटम्स हो गए लेकिन प्रोडक्ट्स में 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें हाइड्रोजन के आगे कोएफिशिएंट लगा दिया, रिएक्टेंट साइड में 4, तो इसके भी 8 एटम्स बैलेंस हो गए दोनों तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड एलिमेंट लेंगे जो बैलेंस नहीं है, आयरन को हम लेंगे। इनिशियल उसके रिएक्टेंट्स में 1 एटम था, प्रोडक्ट्स में उसके 3 एटम्स थे। तो उनको बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट्स में 3 का कोएफिशिएंट लगाएंगे। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब फाइनली हम चेक करेंगे उस बैलेंस्ड इक्वेशन की करेक्टनेस।
और काउंट करेंगे कि दोनों एटम्स जो है ईच एलिमेंट के दोनों साइड्स बराबर हैं या नहीं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। अब इन दोनों तरफ हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के वो बराबर है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। नाउ राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इस इक्वेशन से हमें फिजिकल स्टेट का नहीं पता चलता, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का। तो उसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, ताकि हमें केमिकल इक्वेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले तो हम उसके फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के हम मेंशन कर सकते हैं उनके फॉर्मूले के साथ। जैसे गैशियस के लिए हम G लिख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म स्टेट के लिए हम L, एक्वस के लिए हम AQ लिख सकते हैं और सॉलिड स्टेट्स के लिए हम S लिख सकते हैं। एक्वस का मतलब होता है जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, तो हम एक्वस लिखते हैं। जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी अब ये है, इसके नीचे अगर हम सिंबल्स लगा दें तो हमारे इसकी फिजिकल स्टेट की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। H2O के साथ हमने G लगाया तो मतलब पता चलता है ये गैशियस फॉर्म में है, ये स्टीम की फॉर्म में है, वाटर। फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई। जब तक इसको फिजिकल स्टेट को स्पेसिफाई करना नेसेसरी नहीं होगा, जब तक हम नेसेसरी नहीं होता जब तक हम इसको नहीं लिखते। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। अगर हमें जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिखाना है और सनलाइट क्लोरोफिल दिखाना है तो एरो के ऊपर नीचे हम वो लिख सकते हैं। जैसे नीचे वाली इक्वेशन में हमने सनलाइट एंड क्लोरोफिल दिखा रखा है। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। मतलब हमारे केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, वो दूसरे एलिमेंट के में चेंज नहीं होते हैं और ना वो डिसअपियर होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और मेकिंग होती है एटम्स के बीच में, ताकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो सके। कम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें एक्टिविटी दी गई है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है बीकर में और उसमें वाटर ऐड करना है धीरे धीरे। तो अब हम उसको ऑब्जर्व करना है कि उस बीकर को टच करके क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जिस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, टू या थ्री रिएक्टेंट्स मोर रिएक्टेंट्स है, तो उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स थे और उससे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, दैट इज स्लेक्ट लाइम, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। A solution of slaked lime produced in this reaction is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. जब हम slaked lime white wash हो जाता है तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे कि वाइट वॉश में शाइनी फिनिश आती है। इसका रिएक्शन ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब कम्बिनेशन रिएक्शंस के हम और एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक बर्निंग ऑफ कोल। इसमें भी 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, C+O2 गिव्स CO2, लेकिन प्रोडक्ट हमारा एक ही निकल रहा है। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं, जब 2 या मोर सब्सटेंस कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, तो उन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। और जब हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान तो उसको रिएक्शन जो है मिक्सचर को वार्म कर देता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ था तो उसमें हीट प्रोड्यूस हुई थी, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। लाइक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है।
क्या हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? हम सबको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। डाइजेशन के दौरान ये हम फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक राइस, पोटैटोज, ब्रेड, ये सब इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन जो हम हमारे बॉडी में जो सेल्स है उनमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसका ये केमिकल रिएक्शन भी दे रखा है। ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। सो द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होता है और कंपोस्ट में बनता है तो उसमें वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हमें एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं और उनका कलर नोट करना है और फिर उसको हीट करना है फ्लेम पे और फिर उनके क्रिस्टल का जो कलर है उसको ऑब्जर्व करना है। हम देखेंगे कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का वो चेंज हो गया है। Ferrous sulfate in the presence of heat gives ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। इसमें हम देखेंगे कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हुआ है जिसमें इसको सिंपलर प्रोडक्ट्स दिए हैं। इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें एक ही रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट्स में। Like ferrous sulfate loses water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes। फिर वो डिकम्पोज किस में हुआ? फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड था लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर गैसेज। क्योंकि इसमें हमें फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर रखी है तो इसमें पता चल जाएगी फिजिकल स्टेट्स क्या है उन प्रोडक्ट्स की। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। ये जो है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा जाता है ताकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो ऑन हीटिंग। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं। उसके बहुत सारे यूजेज है जैसे वो सीमेंट की मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग की हेल्प से होता है, इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एक थर्मल डिकम्पोजिशन का हमारे को एक एग्जांपल दिया गया जिसमें हमने बॉइलिंग ट्यूब में हमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है और उसको टोंग की हेल्प से उस ट्यूब को पकड़ना है और उसको हीट करना है फ्लेम के ऊपर। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम देखेंगे कि उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। ये जो फ्यूम्स है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के हैं। जो रिएक्शन हुआ है वो ये है, लेड नाइट्रेट in the presence of heat gives lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen। अभी और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्टिविटी में हमें दे रखा है। हमें एक प्लास्टिक मग लेना है और उसके बेस में हमें 2 होल्स करने हैं और उसमें रबर स्टॉपर्स लगाने हैं और उन जो हमने इलेक्ट्रोड्स वहाँ पर लगाए हैं उनको हमें 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करना है। उस मग को वाटर से भरना है कि इस तरह के इलेक्ट्रोड्स जो है वो उसमें इमर्स हो जाए वाटर में और उसमें फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में डालना है। फिर हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है जिसमें वाटर हमें लेना है और जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर उन्हें इन्वर्ट कर देना है। हमें फिर करंट को स्विच ऑन करना है करंट और उनको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए उस ऑपरेटर्स को ऐसे ही डिस्टर्ब छोड़ देना है। तो हम देखेंगे कि जो है इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स में हम फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होगा। ये बबल्स जो है डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। जो ये बबल्स है जो वाटर है टेस्ट ट्यूब्स में उसे डिस्प्लेस करेंगे। दूसरी एक्टिविटी है, इसमें हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में और उसका कलर नोट करना है। फिर उस चाइना डिश को हमें सनलाइट में रखना है थोड़ी देर के लिए और फिर उसका कलर दोबारा नोट करना है। हम देखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट में ग्रे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ये डिकम्पोज हो गया सिल्वर। देयर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। लाइट की हेल्प से जो सिल्वर क्लोराइड था वो सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो गया है।
Silver bromide also behaves in the same way. The above reactions are used in black and white photography. जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी इस तरह से ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका होता है और वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उस रिएक्शन का यूज़ करा जाता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे लाइट की, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, जाके रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन हो सकें. और जिन रिएक्शंस में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. That's all for this video. Remaining part of the chapter we will continue in the next video. Till then, goodbye. Take care.